यहाँ तक आने के बाद में हम लोगों को क्या करना था, हमारे जो पीपीटी है इसके अंदर ये चीज़ गलत है। यहाँ पे हमें इंट नहीं लगाना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे काम करना है। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंट लगाया, इंट ए इक्वल्स टू लेट सपोज 10 हमारे पास में है, देन अगेन इंट बी इक्वल्स टू हमारे पास 20 है। ऐसा कुछ हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ हमने क्या किया, हम लोगों ने एक सिंपली एक छोटा सा अपना कोई जो भी अपने पास ऑपरेटर होता है, सॉरी ऑपरेटर, एक कोई वेरिएबल हम लोगों ने छोटा सा डिक्लेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल सी नाम से हम डिक्लेयर कर लिया है, पर इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। अगर हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है तो ऐसे केस में ये हमारे पास नल ऑपरेटर हो गया है। इसको अगर हम प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ पे सी यहाँ पे पास ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ये नल वैल्यू होगी डेफिनेटली। ये हमारे पास नल वैल्यू होगी, ये हमने कल ही देख लिया था इसके अंदर। ओके, सो नाउ लेट सपोज अगर मेरे पास कहीं पर नल वैल्यू आती है तो उस केस में हम इस नल वैल्यू के साथ में क्या काम कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है, सी नाम का वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हारी वैल्यू नल हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या प्रिंट कराना होगा, यहाँ पे c इक्वल्स टू हमने कह दिया कि भाई आपको प्रिंट कराना होगा यहाँ पे b माइनस ए, इस तरह से। ठीक है, कल दिक्कत ये आ रही थी कि मैं यहाँ पे ऑपरेटर का यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास डिफाइंड ऑपरेटर था, ये मेरे पास जो वेरिएबल था ऑलरेडी डिफाइन था और मैं इसको वापस से डिफाइन कर रहा था, इस वजह से मेरे पास दिक्कत आ रही थी। पर अभी यहाँ पे क्या हो गया है, अभी यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन किया और नीचे बस मैंने डायरेक्टली इस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैंने ऑपरेटर लगाया हुआ है इस टाइम पे, ये वाला जो ऑपरेटर इस समय लगा हुआ है, ये ऑपरेटर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कब लगाया जाता है, जब हमारे पास कोई वैल्यू नल होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला हुआ है, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई अगर मेरे पास ये सी नाम का जो वेरिएबल अगर नल होता है, ठीक है, तो फिर आप क्या प्रिंट करा दो, तो आप फिर इसे प्रिंट करा दो, बी माइनस ए को प्रिंट करा दो। ठीक है, हमने इसको ये बोला हुआ है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा कि भाई क्या हमारे पास में ये जो सी नाम का वेरिएबल है क्या ये नल है कि नहीं है। अगर ये नल नहीं होगा तो ऐसे केस में तो ये अपनी जो वैल्यू उसको प्रोवाइड करानी होगी वो प्रोवाइड करा देगा। पर अगर इसने पाया कि नहीं ये नल है वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो उस केस में क्या कराएगा, ये आपको ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिंट करा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही यही होता है कि भाई जब भी आपके पास वैल्यू नल हो या कोई भी वेरिएबल आपके पास नल वैल्यू का हो, उस केस में आप उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दो। हमने इसे डिफॉल्ट वैल्यू बी माइनस से दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ये मतलब था इस बात का। कोई डाउट है इस बात में आप दोनों को? ठीक है, देखो हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कल बात कर ली थी, एंड और नॉट, हम लोगों ने इन तीनों के बारे में बात कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और ये शायद हमारा सिस्टम का लास्ट ऑपरेटर होगा। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर देखो क्या होता है, ये जब भी हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारे पास में ये किसी एक कंडीशन के हिसाब से हमें बताएगा कि भाई हमारे पास एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स में दो कंडीशन ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला जो कंडीशन ऑपरेटर है ये क्या कह रहा है हमसे कि भाई हमारे पास, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के बाद में दो एक्सप्रेशन गिवन है। सो कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, लेट सपोज हमने कहा कि भाई हमारे पास में यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, ए और बी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि भाई b इज ग्रेटर देन a, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि b की जो वैल्यू है 20 है और a की वैल्यू जो है वो 10 है, तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ऐसे केस में अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके जस्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन 1 होगा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो उस केस में मेरे पास एक्सप्रेशन 2 जो है ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात दी जा रही है कि भाई अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा, यानी कि ट्रू वाला जो एक्सप्रेशन है वाला प्रिंट होगा, जो मैंने ऐसे ग्रीन से डिनोट करके रखा हुआ है। वहीं पे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक्सप्रेशन 2 को यहाँ पे पॉइंट कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
क्या मतलब है इस बात का? सूर्यांश क्लियर हुआ बेटा? ये हरिओम क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें क्या हो रखा है, मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि भाई इंट p मैंने एक दिया हुआ है वैल्यू 20 और q दी हुई है 21। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया वार कोई भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल a इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन अपनी कंडीशन पास करी q इज ग्रेटर देन p, जो कि ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, हमारे पास येस वैल्यू इज ट्रू ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो नो वैल्यू इज रॉन्ग ये प्रिंट हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे होगा ये। देखो देखो, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इस वाले पूरे पार्ट को, वापस इसको लिखेंगे हम लोग। हमने लिखा है यहाँ पे वार लेट्स सपोज सी, और आप चाहो तो इसको नल भी छोड़ सकते हो, नल छोड़ने के बाद में आगे आप इसको इस पे काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहेगा। इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन पास करी है। कंडीशन हमारे पास में क्या है कि b इज ग्रेटर देन a, ये हमने अपनी कंडीशन पास करी हुई है। ठीक है, अब ये कंडीशन सही है या नहीं है, इसको इसी लेवल पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना कंडीशन ऑपरेटर लगा देंगे। तो हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में हमने यहाँ पे पहले डबल कोट्स दिए। डबल कोट्स के अंदर लेट सपोज हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, डबल कोट्स में हमने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिया यस वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इज ट्रू, और हमने यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहीं पे हमने पास कर दिया नो वैल्यू इज फॉल्स, नो वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है। ये एरर देने का रीज़न यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहली बात कि भाई हम जो भी ऑपरेटर लगा रहे हैं इसी कंडीशन को हमें कैसे पास ऑन करना है, सबसे पहली दिक्कत यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट इनटू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट कराने का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे समझना कि या तो हम डायरेक्टली प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट लिखना है, और उसके बाद में इस ऊपर वाला जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसको प्रिंट करा दें। या अगर हमें इसको वेरिएबल फॉर्म में देना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छा ओके, यहाँ पे हमें वैसे तो क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मेट देने के बाद में फर्दर हमें यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस कॉलन में पास कर देते हैं हम। जैसे ही हम यहाँ पे कॉलन में पास करेंगे यहाँ पे वैल्यू हमारी बन जाएगी। जस्ट अ मिनट, इसको हम सेट कर देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो भी ये सी नाम का वेरिएबल है, सी नाम के वेरिएबल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली बूल के अंदर। ठीक है ना, तो बूल के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, ये बूल मतलब बुलियन। सबसे पहले ये वाली कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट निकाल देगा, और फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट निकाल देगा। ठीक है, इसको हम अभी कुछ और भी सिनेरियो देखेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट किया सी को, हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट किया, और जैसे ही हमें इसको सेव करके प्रिंट कराएंगे तो जस्ट अ मिनट क्लियर करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास क्योंकि वैल्यू ठीक थी तो यहाँ पे प्रिंट हो गया येस वैल्यू इज ट्रू। बात समझ में आ गई है आप लोगों को, क्या मतलब था इसका? ओके, अब इसकी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे किया कि हम यहाँ पे ना वैल्यूज को ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई अगर ये दोनों वैल्यूज, लेट्स सपोज अगर ये दोनों वैल्यूज सेम रहती है, ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं, ऐसे केस में इसका मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कैसे करा दो, लेट्स सपोज अगर वैल्यू सेम होती तो मल्टीप्लाई कर दो, और वैल्यू अगर सेम नहीं होती तो आपस में प्लस कर दो। ऐसा कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है हमारे पास में कि भाई अगर मेरे पास ए और बी, इफ बोथ ए एंड बी आर इक्वल्स, तो आप क्या करो, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करा दो। वहीं पे अगर दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है,
इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन आपको क्या करना है, ए प्लस बी यहाँ पे लगाना है। ये हमारे पास में एक बेसिक सा एक लॉजिक है। इस लॉजिक के तहत हम क्या करने वाले हैं, या इससे हम क्या सीखने वाले हैं कि भाई अगर हमारे पास में कोई वैल्यू दी हुई है तो जरूरी नहीं कि आप उसको इफ एल्स से काम कराओ, आप डायरेक्टली एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट पे भी काम करा सकते हो उससे। तो कैसे होगा ये काम, हमने यहाँ पे लिया वार, लेट्स सपोज वार सी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे अपने इक्वेशन पास करी। इक्वेशन क्या है कि हमने कह दिया a इक्वल्स टू बी। तो ये इक्वल्स टू बी तो मालूम है आपको, इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू एग्जैक्ट b के बराबर है। देन हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में हमने यहाँ पे पास करा कि भाई अगर ये वैल्यू दोनों एक जैसी होती है तो यहाँ पे क्या हो जाए, a की वैल्यू b से मल्टीप्लाई हो जाए, और अगर ये पास सही नहीं होती अगर ये वैल्यू, तो उस केस में क्या हो जाए, a की वैल्यू प्लस हो जाए b। ऐसा कुछ हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे चेक किया है कि भाई मेरे पास a की जो वैल्यू है वो b के बराबर है कि नहीं। अगर ये b के बराबर होगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, और अगर ये a की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी तो आपस में प्लस हो जाए। तो क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, इस वजह से प्लस हो जाएगा और आपस में 30 इसका आंसर आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं एक बार कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे लिया और इसके अंदर अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट प्रिंटेड। सो हमने यहाँ पे सी को लिया, सेव किया एंड देन प्रिंट रन कराया, तो हमारे पास देखो 30 जो आंसर है ये प्रिंट हो गया। ये क्लियर हुई बात, ये कोड समझ में आया कि कोड में इसमें हमने क्या किया था क्या नहीं। सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन कि अगर हमें सेम वैल्यू को कंपेयर करा के, कंडीशन को कंपेयर करा के अगर हमें कोई एक्सप्रेशन प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी उसको प्रिंट करा सकते हैं डार्ट के अंदर। ठीक है, नाउ इसी के अंदर दूसरा हमारे पास पार्ट है। वो पार्ट क्या है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर क्या दे रखा है कि ये हमसे ये बात पूछता है कि भाई हो सकता है कि आपका एक्सप्रेशन वन नल हो। तो दूसरा वाला जो ये पार्ट है, ये दूसरा वाला ऑपरेटर है, ये यहाँ पे डिफाइन करता है, ये यहाँ पे मेंशन करता है कि भाई हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सप्रेशन नल हो। अगर एक्सप्रेशन नल हो तो क्या हो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए। यहाँ पे ये वाली बात यहाँ पे क्या है, देखो क्या मतलब है इस बात का। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है इंट p इक्वल्स 20, और q को हमने प्रिंट यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी हुई। देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, a नाम का वेरिएबल है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे प्रिंट किया q। अब q का यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू हो तो ठीक है वो प्रिंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, अगर ये वैल्यू नल हो, तो उस केस में क्या हो जाए, उस केस में हमारे पास दूसरा वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये प्रिंट हो जाना चाहिए। क्यों प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्यू है वो नल है, तो इस वजह से डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएगा सेकंड वाले पोर्शन पर, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आकर इसका काम क्या है, यहाँ पे इसका काम है सिंपली नल वैल्यू को प्रिंट करा देना, या उस टाइम पे वैल्यू को प्रिंट करा देना जब हमारे पास डिफाइंड वैल्यू या टारगेटेड वैल्यू नल हो। जैसे हमारे पास टारगेटेड वैल्यू क्या क्यू है और टारगेटेड वैल्यू अभी नल है, तो उस केस में क्या होगा, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज कैसे, मेरे पास में ये वाली सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और अपना इंटीजर करके कुछ और वैल्यू बना लेता हूँ, लेट्स सपोज सी बना लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, नल छोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसे केस में लेट्स सपोज हमने एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज p नाम से, इक्वल्स टू हमने कहा कि भाई मेरे पास मेरी टारगेटेड वैल्यू है c। ठीक है, अगर मेरे पास में ये जो c है, ठीक है, अगर ये अलॉट होती है, नल नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
मतलब इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 20 30, इसमें कोई भी वैल्यू है तो डायरेक्टली वो वैल्यू पी की वैल्यू बन जाए। ओके, पर अगर बाई चांस ये सी जो है नल होता है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं होती, तो उस केस में क्या हो जाए, उस केस में हमने कह दिया कि भाई हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। लेट सपोज प्रिंट हो जाए यहाँ पे जो वैल्यू है वो चली जाए 20। हमने ऐसा इसके अंदर कुछ बोल दिया है, ठीक है। तो अभी ये हमें कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर है इसके पास में? नहीं, इसमें एरर तो नहीं आनी चाहिए थी। एरर क्यों आई है इसके अंदर? जस्ट अ मिनट क्लास। इसमें एरर, चलो इसको ऐसे करके लिखते हैं, इक्वल्स टू क्यू डॉट कोट्स दिस। ओके, जस्ट अ मिनट, क्यू डॉट कोट्स दिस एंड ओके, गलती तो हमारी ही है, मैंने यहाँ पे सी प्रिंट करा दिया है। देन स्टिल इसके अंदर कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है। इसका नॉर्मल मुझे चलो इसको मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। इसके अंदर ना कुछ कहीं पे कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई एरर आ रही है। ऐसे एक बार देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, कंडीशनल ऑपरेटर्स तक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? ये बताओ, जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, असाइनमेंट, टाइप टेस्ट, रिलेशनल, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई अब तक? ऑपरेटर्स वगैरह, मैं आपको वेरिएबल क्रिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें बताई हैं अब तक, ठीक है ना। ये कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मान लेना कि हमारे पास हमारा जो बेसिक है डार्ट का, जो फर्स्ट लाइन चलती है डार्ट के ऊपर, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें एक आध चीज़ जैसे बची हुई है, उसको हम देख लेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह हमारा बचा हुआ है बस खाली। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है ना, ये हमें क्लासेस पढ़नी है। हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हमारे जो ब्रेक एलिमेंट्स वगैरह होते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, यहाँ ब्रेक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रेक एलिमेंट्स बेसिकली, यहाँ ब्रेक एलिमेंट्स में क्या होता है कि लेट सपोज हम लोग है ना एक पूरा कोड टाइप कर रहे हैं, हम लोग पूरा कोड लिख रहे हैं, और हमें क्या करना है, हमें उस कोड को शिफ्ट करना है दूसरे कोड पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर हमारी वो कंडीशन जो है वो ट्रू निकल जाती है तो हम वहीं से ब्रेक करके आगे बढ़ जाते हैं, और अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू नहीं निकलती है तो हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करके फर्दर उस पर काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों को देखनी होगी आगे जाके। इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं डार्ट के अंदर, ठीक है ना। अभी देखो, इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का कोई भी हमारे पास जो पीपीटी है वो रेडी नहीं है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट की पीपीटी रेडी करके मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट समझा देता हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक कोड लिख देता हूँ, फिर इस कोड को समझाता हूँ आपको। हमारे पास में वॉइड मेन, ये तो हर जगह लगा रहेगा। लेट सपोज मैंने इंट बना लिया सी बराबर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वाइल लूप लगाया, वाइल लूप चलाया। अभी वाइल लूप मैंने अभी आपको वाइल लूप पढ़ाया नहीं है, वाइल लूप आपको पढ़ाना बाकी है अभी। तो पहले बस मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वाइल लूप का। वाइल लूप हमारे पास कंडीशन के हिसाब से काम करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे c बराबर 1 दिया हुआ है, मैंने वाइल लूप लगाया और मैंने यहाँ पे दे दिया वाइल c इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, लेसर देन इक्वल्स टू 10। तो इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? इस बात का मतलब ये है कि भाई मेरी ये जो कमांड है, वाइल की जो कमांड है, तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक मेरा जो सी की जो वैल्यू है अभी जो 1 दिखाई दे रही है, ये जब तक 10 ना हो जाए तब तक ये वैल्यू मेरी एग्जीक्यूट करती रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट करेगी तो मुझे दिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि भाई जब तक एग्जीक्यूट ना हो
तब तक आप एक काम करो, आप वैल्यूज को प्रिंट करो। और क्या वैल्यूज को आपको प्रिंट करना है? आपको वैल्यू को प्रिंट करना है द वैल्यू इज हमने वो दे दिया काउंट, COUNT काउंट। ओके, काउंट में भी हमें दिक्कत दे रहा है, तो काउंट नहीं करता। द वैल्यू वाइल लूप इज रनिंग, ऐसा कुछ करके दे, इसको बाद में करेंगे। इसको करने के बाद क्या होगा, जब तक हमारा ये लूप जो है, जब तक हमारी वैल्यू सी की जो वैल्यू है 10 तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारे पास ये जो प्रिंट है, प्रिंट स्टेटमेंट चलता रहेगा। ठीक है, अब ये लूपिंग करते कैसे है, ये लूपिंग होती है, सबसे पहले यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू 1 है हमारे पास। फिर ये 1 वैल्यू लेके यहाँ पे आया और उसने देखा कि भाई अभी वैल्यू 10 से छोटी है, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर का कोड को प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा, हमने इसे कह दिया C++ में यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे वैल्यू लेके आया था, जैसे अभी 1 लेके आया था, फिर इसमें एक वैल्यू प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू प्लस हो जाना, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। फिर ये वापस जाएगा वाइल लूप के पास और फिर चेक करेगा कि भाई अभी तो उसके पास वैल्यू 2 है। अब सेकंड वैल्यू जो उसके पास में है, ये भी अभी 10 से छोटी है, तो वापस से फिर से प्रिंट कराएगा ये वाला। प्रिंट कराने के बाद फिर वापस आएगा C++ कराएगा, अभी इसके पास वैल्यू क्या है, 2, फिर प्लस कराने के बाद हो जाएगी 3। और ये तब तक ये लूप चलाता रहेगा जब तक हमारे पास C की जो वैल्यू है ये 10 ना हो जाए। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्या बोला मैंने? अच्छा, अब हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट सपोज इसके अंदर कोई एक ऐसी स्टेज आ जाए जिस स्टेज पे ये आउट हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई अगर इफ मेरे C की वैल्यू क्या हो, 5 हो जाए। ठीक है, अगर मेरे पास C की जो वैल्यू है 5 हो जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करो, सिंपल ब्रेक कर दो यहाँ से स्टेटमेंट। ठीक है, और जैसे ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में यहीं पे हम लोग कहीं पे प्रिंट करा देंगे। एक हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, वाइल लूप इज ओवर। हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। अब इससे यहाँ पे क्या होगा, ये वाइल लूप कब तक काम करेगा, वैसे तो 10 तक काम करता, पर हमने ऐसे बोला कि भाई वाइल लूप के अंदर अगर मेरे पास C की वैल्यू 5 आ जाए, सो क्या करो, तुरंत ही इसको ब्रेक कर दो। ये जो हमारे पास लूप चल रहा है इसको ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद जैसे ही ब्रेक होकर बाहर आएगा, बाहर आते ही ये प्रिंट करा देगा वाइल लूप इज ओवर। तो इसको देखते हैं। यहां पे आप देखिए इसने क्या किया है, पहला इसने वाइल लूप चलाया, उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू आई, दूसरा इसने वाइल लूप चलाया, तीसरी वैल्यू तीसरी वाइल लूप चलाया, चौथा आया, चौथा वाइल लूप चलाया, और जैसे ही इसकी वैल्यू 5 के बराबर हुई, जैसे ही इसकी वैल्यू 5 के बराबर हुई, इसने ये वाला जो वाइल लूप था इसे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ गया वाइल लूप इज ओवर, इसने लास्ट बार में प्रिंट करा दिया इस तरह से। बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हुआ है? हरिओम, सूर्यांश, क्लियर हुआ बेटा ये बात क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये चलता है हमारे पास वाइल लूप, और जब भी हमें वाइल लूप के अंदर क्या करना होता है, जब भी हम लोगों को किसी तरह का कंट्रोल करना होता है हम लोग को कोड को, कि भाई ये 10 तक रन ना हो या 5 तक रन हो जाए, लेट सपोज ये किसी और वैल्यू तक रन हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम वहीं पे इसको ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसको बाहर ले आते हैं। ब्रेक का सीधा सीधा मतलब है कि भाई जो भी कोड चल रहा है, इस कोड को यहीं पे खत्म कर दो, यहीं पे इंटरप्ट कर दो, और इंटरप्ट करने के बाद इसको बाहर ले जाओ। ठीक है, ये हमारे पास है आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या पढ़ा अभी हमने, ब्रेक पढ़ा है, समझ गए। वाइल लूप के केस में अभी हमने वाइल लूप को नहीं स्टडी किया है पूरी तरीके से, अभी हमने सिर्फ ब्रेक को स्टडी किया है। समझ में आ गई बात है? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, चलिए वहाँ पे यहीं पे हम वापस आते हैं एक बार। मुझे लगता है शायद मुझे पे मिस्टेक मिल गई है, मैंने कहाँ पे गलती करी थी। हमने यहाँ पे int इक्वल्स टू 10 किया था, हाँ, int b इक्वल्स टू 20 किया था, और
लेट सपोज, या फिर एक काम करते हैं, बी को हम लोग नल छोड़ देते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ हमने किया था और वार हमने लिया सी बराबर, लेट सपोज बी डबल कोट्स दिस ऑब्जेक्ट सी शुड नॉट बी हियर। प्रिंट करते हैं इसको, फिर इंटीजर पे ही पास कर देते हैं। C plus 2 B पास कर लेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर चलिए फिर इसको देखते हैं, कल देखेंगे इसको अंदर। ठीक, खैर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, वाइल लूप वगैरह के सारे केसेस क्लियर हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास में सिर्फ कंटिन्यूस स्टेटमेंट बचेगा। कंटिन्यूस स्टेटमेंट में देखो क्या होता है, ब्रेक का उल्टा होता है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक का उल्टा कंटिन्यूस स्टेटमेंट का क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि हमारे पास में ना हमें क्या करना है, हमें एक किसी नंबर को मान लो स्किप करना है। ठीक है, स्किप करने का मतलब ये है कि मेरे पास में जितने भी नंबर्स प्रिंट होंगे उन नंबर्स में 5 नहीं प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू या इस तरह के वैल्यूज को यूज करते हैं, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग यहाँ पे ये जहां पे हमने ब्रेक को यूज किया हुआ है, तो हम ब्रेक को यूज ना करते हुए यहाँ पे कंटिन्यू को यूज करेंगे फिर। ठीक है, कंटिन्यू को यूज करने का रीजन क्या होता है कि जैसे हम लोग कंटिन्यू को यहाँ पे यूज करेंगे तो वो इस वाली कंडीशन को तो छोड़ देगा, यानी कि c इक्वल्स टू 5 को ही छोड़ देगा। यानी कि जब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी तो वो कहेगा कि भाई साहब 5 को प्रिंट मत करो, रेस्ट ऑफ आप आगे यहाँ पे चलते जाओ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट के अंदर आता है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट तो कैसे काम करेगा यहाँ पे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मेरे पास जैसे यहाँ पे आ गया c इक्वल्स टू 0 की मेरे पास वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे पास बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम है, वाइल c इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, हमने ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पे टाइप करी हुई है। ओके, और हमने इसको क्या बोला हुआ है कि भाई c की वैल्यू क्या हो, c की वैल्यू हमेशा हमारे पास प्लस प्लस में चलती चली जाए, तो 0 है फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ करके होता जाए। ओके, सो मैंने इससे कहा कि भाई साहब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा आप ये चेक करो कि c इक्वल्स टू 5 कब आएगा। जैसे ही आपके पास c इक्वल्स टू 5 आए तो आप एक काम करना, आप यहाँ पे एक वैल्यू को प्रिंट करा देना। वैल्यू को प्रिंट कराने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि भाई साहब नंबर 5 जो है, नंबर 5 इज स्किप्ड, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब प्रिंट कराने के बाद क्या हो, क्या प्रिंट कराने के बाद मेरे पास कोड इंटरप्ट होकर बाहर आ जाए या वापस से कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाए। तो जब भी हम ये काम करेंगे और जब भी हमें किसी कंडीशन को लेके कोड को वापस से रीस्टार्ट करना होगा या कोड को वापस से स्टार्ट करना होगा, उस केस में हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटिन्यू का यूज किया। अब कंटिन्यू से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू हम पास करेंगे, C5 आते ही हमारे पास ये नंबर 5 स्किप वाली वैल्यू आ जाएगी, और क्या होगा, हमारा जो कोड होगा 5 के बाद ही डेफिनेट बाद से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू हमारी c की वैल्यू 10 तक पहुंचेगी, 10 पहुंचते ही ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो वाइल लूप है खत्म हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ओके, ये बात समझ में आई। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू क्या काम करेगा, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द कोड अगेन, द वाइल लूप या द लूप अगेन। ठीक है, ये लूप को वापस स्टार्ट करने के लिए होता है। वहीं पे ब्रेक किसके लिए होता है, ब्रेक यूज होता है टू लीव द लूप व्हेन अ पर्टिकुलर स्टेज कम्स। अगर मेरे पास में कोई स्टेज आ गई है, मैं उसी स्टेज पे खत्म करना चाहता हूं, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगा। पर अगर उस स्टेज पे कुछ काम मैं कराना चाहता हूं, ठीक है,
उसको कराने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वापस लूप को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। समझ गए? तो क्या करेंगे देखिए, इसको यहां पे हम लोग इसको रन कराते हैं। तो आप ये देखिए यहां पे हमारे पास वाइल लूप इज रनिंग 1 2, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो 0 1 2 3 4, और जैसे ही हमारे पास 5 आया, नंबर 5 क्या हो गया, स्किप्ड हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, नंबर 5 स्किप हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया आगे नंबर 5 इज स्किप। उसके बाद हमने से क्या बोला कि भाई साहब आपको रुकना नहीं है, इसको वापस कंटिन्यू करो। तो इसने क्या किया, फिर वापस से कंटिन्यू किया। नंबर 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको 0 से स्टार्ट किया था, तो ये 0 से 10 तक अगर आप काउंट करोगे, 0 1 2 3 4 इस तरह काउंट करोगे, तो आपको 10 तक 11 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसने यहां तक वाइल लूप इज रनिंग बताया, और एट द एंड जैसे ही हमारे पास स्टेज आई कि भाई साहब जो भी मेरे पास सी की वैल्यू है इट शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 10, जैसे ही वो 10 पे रीच किया, रीच करते ही उसने हमारा लूप छोड़ दिया और बाहर आ गया, वाइल लूप इज ओवर, यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहां तक बात समझ में आई आपको? यहां तक कोई डाउट है? सुन, हाँ बताओ। मैं उसको आज देख के ना आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं आपको एक बार ना, मुझे सारे कोड्स एक बार लगा के देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो या ये जो मैंने आपको कोड बताया है, इस कोड में कोई दिक्कत है अब तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कोड को? हम इसके अंदर लेट सपोज हमें निकालना है कि ऐसे नंबर्स पता लगाओ जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमने कहा कि भाई ऐसे नंबर बताओ जो 5 से हमारे पास डिविजिबल हो। ओके, तो ये कर सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 से डिविजिबल, ये हो सकता है, बताओ जरा। कोड में पॉसिबल है वाला, इस कोड से पॉसिबल है कि 5 से डिविजिबल सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आ जाए? सोचो जरा। लेट सपोज हमने कहा कि भाई मेरे पास में सी की वैल्यू जो है वो 30 से नीचे या उसके बराबर है। बात समझ में आ गई? फिर मैंने कहा यहाँ पे कि जब भी मेरे पास सी का जब भी मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास अगर आंसर 0 आ जाए, समझ गए बात को? ये कंडीशन समझ में आ रही है मेरे पास में? कि कंडीशन क्या है भाई, कि हमारे पास में सी की वैल्यू जो भी है वो 30 से नीचे है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सी को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 0 आना चाहिए उस केस में, क्योंकि अगर वो 0 आएगा तो डेट मीन्स वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि भाई साहब मेरे पास जो भी गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई कि कैसे काम होगा ये? ठीक है, अब इसका भले कोड वाली बात है, तो एक बार तुम लोग कोड है ना इसका खुद से करके देखना ना। ये मैं तुम्हें एक काम कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें कोड जो है व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस कोड में थोड़ा सा लगा के देखना इस पार्ट को। ओके, लगा के देखोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। ठीक है, तो हमारा डार्ट का एक तरीके से ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बाद में हम लोग आगे बात करेंगे अपने इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वगैरह इन सब के बारे में। ठीक है, इफ एल्स कैसे काम करता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, चलो इसके बारे में हम कल बात करते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है।